हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये है हमारी टीम लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की, जो लगातार क्लासेस ले रही है और आपके हर एक टॉपिक को कवर कराने में लगी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम वैशाली दुबे है और दोस्तों, आप अब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या सब्सक्रिप्शन से लेने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अब आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप जब अब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8989920864 पर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ले रही हूँ आपकी 2016 से ही लगातार मैं एमपी जीके की स्पेसिफिक जीके की क्लास ले रही हूँ दोस्तों। और हमारा अभी मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में जहां हम बात कर रहे हैं, और इस लेक्चर में हम आपदा प्रबंधन को पूरा, चाहे वह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर हमारे जितने भी व्यापम से संबंधित एग्जाम्स हैं, तो उससे संबंधित हम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। अनअकैडमी का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप घर बैठे कर सकते हैं हर एक एग्जाम की तैयारी। यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से खुद को, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप खुद को परख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एजुकेटर लाइव क्लास लेने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, जल्द ही मेरी भी लाइव क्लास आने वाली है। लगभग परसों जो है वो मेरी लाइव क्लास हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा इशू था, नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है दोस्तों। और अब हम जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं और मेरी पूरे के पूरे जो एजुकेटर टीम है, वो लगातार टॉप एजुकेटर्स हमारी क्लासेस ले रहे हैं। हर एक एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए उस पर फोकस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। यदि आपका गोल एमपीपीएससी और व्यापम है और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहां आपको करना होगा गोल सिलेक्ट, जो है आपका एमपीपीएससी और व्यापम। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो है आपका 7,000 रुपये का, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली10 यूज करेंगे, यही आपको मिलेगा दोस्तों मात्र 6,300 रुपये में। दोस्तों, यदि आप इसकी पर मंथ की कॉस्ट देखेंगे, वो है 525 रुपये। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी ट्वेल्थ पास आउट ही हुए हैं, उनके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। जहां आपकी तैयारी पूरे 2 साल आप दीजिए, और इन 2 सालों में ही दोस्तों आपकी ये जो फीस है, यदि आप इसका पर मंथ का कॉस्ट देखेंगे, तो वो है मात्र 315 रुपये। और मैं 2020 या 2020 के हिसाब से एक प्रीलिम्स की एक हमारी सीरीज आने वाली है, जहां पर मैं मेंस को और साथ ही साथ प्रीलिम्स को, दोनों को ही फोकस करते हुए पढ़ाऊंगी दोस्तों। और हम स्टार्ट करेंगे एमपी के पूरा का पूरा जो एमपी जी के होता है, इस स्टार्टिंग से ही इसको कवर करते हुए आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम उस वहां पर पढ़ेंगे नहीं, हम वहां पर याद भी करेंगे। आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, अभी वो लगभग जून में ही स्टार्ट हो जाएगी, और जहां पर हम याद भी करेंगे। कुछ चीजें ऐसी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी, या कुछ चीजें हैं वो लिंक करके याद कराऊंगी, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो आपको बताना प्लस आपको याद कराना दोनों होगा। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस है 8,400 रुपये। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली10 यूज करेंगे, तो यह आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट के बाद 7,560 रुपये में दोस्तों। कितना? मात्र 2 साल का रहेगा 7,560 रुपये में, जहां आप मेरे और मेरी पूरी टीम के जो लेक्चर्स हैं, चाहे वो प्लस के हों, स्पेशल्स के हों, आप सभी लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे, वो भी 2 साल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो है चक्रवात या साइक्लोन क्या होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने बहुत बार देखा होगा या पढ़ा होगा चक्रवात के बारे में, और इसके बारे में दोस्तों यदि क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है, हमारा पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, दोनों के दोनों घाट ही लगे हुए हैं। कैसे? वो लगे हुए हैं समुद्र से, लगे हुए हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं दोस्तों। और इसी कारण यहाँ पर जो चक्रवात है आने की संभावना बढ़ जाती है।
यदि हम बात करें दोस्तों, हम बात अभी कर रहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि चक्रवात के बारे में पढ़ना है हमें। चक्रवात आने के कारण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। चक्रवात के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चक्रवात के प्रकार पढ़ने हैं। साथ ही साथ भारत में आए हुए प्रमुख चक्रवातों के बारे में पढ़ना है और उन चक्रवातों का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है ये भी हमें पढ़ना है। और ये टॉपिक जो रहेगा वो मैं कम शब्दों में ही आपको ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, आपको सिर्फ सुनना है दोस्तों और देखना है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि देखिए ये जैसे आपको एक भंवर टाइप का दिख रहा होगा, आपको ये भंवर जो दिख रहा है वो इसी कारण से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि जैसे कि हम बात करें अपनी पृथ्वी की बात करें, और ये है क्या हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर जो क्षेत्र होता है ये कैसा वाला क्षेत्र है, ये हमारा विषुवतीय रेखा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर इस विषुवतीय रेखा वाले क्षेत्र में दोस्तों होता ये है, समझते जाइए सबसे पहले कि इस विषुवतीय रेखा वाले क्षेत्र में ही यहाँ पर है निम्न दाब की स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा होता है। और ऐसी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है वहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। वहां का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो होता यही है दोस्तों कि यहाँ पर या विषुवतीय रेखीय क्षेत्र पर यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति होती है या तापमान बहुत ज्यादा होता है और निम्न दाब की स्थिति होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो करती क्या है कि यहाँ पर ये जो पवनें हैं ये नीचे से, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पोल्स हैं। आप सबसे पहले समझते जाइए कि हमारे यहाँ पे क्या है, पोल्स हैं। यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल्स है। और यहाँ पर ये होता क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो बटी हुई है। और यहाँ पर ही होता ये है कि इन पोल्स से ठंडी जलवायु आती है और यहाँ पर ही क्या होता है, संघनित होकर ऊपर उठती है। और यहाँ से ही, चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि उपोष्ण वायुदाब वाला क्षेत्र है और जिसके कारण यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन होने के कारण यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से गर्म जलवायु आती है और इसी प्रकार से ठंडी जलवायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर से ही गर्म जलवायु ठंडी होकर नीचे आती है। और इस प्रकार से एक बेल्ट जो है वो बन जाता है जहां पर वायुदाब है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और एक प्रकार का भंवर, एक प्रकार के, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस भंवर का निर्माण हो जाता है। और इस उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसकी जो दिशा होगी, उसकी डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो अलग होगी। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि चक्रवात, अभी हमने ये तो देख लिया कि चक्रवात जब आता है तो वो संघनन होने के कारण ही आता है, या हम बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो इवोपरेशन का क्रिया जो होती रहती है वो होती रहती है, कंडेंशन की जो एक प्रोसेस होती है वो होती रहती है। और इस प्रकार से गर्म जलवायु जो है वो ठंडी होकर नीचे आती है और नीचे की ठंडी जलवायु रहती है वो ऊपर जाती है। और इस वाले जो पूरे के पूरे बेल्ट में ही, यह जो बीच का जो बेल्ट है हमारा अर्थ का, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हाई टेम्परेचर जो है वो बन जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है या ये क्यों बनता है या बनने का कारण। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये चक्रवात भी किस प्रकार की आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ये किस प्रकार की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, और ये जलवायु आपदा के अंतर्गत आएगी। जैसे कि सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है और जलवायु आपदा के अंतर्गत आती है। वैसे ही साइक्लोन भी एक किस प्रकार की आपदा है, ये एक नेचुरल एक डिजास्टर है जो कि किसके कारण आता है। तो ये अभी हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति में घटित होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मानवीय क्रियाओं के कारण होती हैं, जैसे कि आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, या महामारियां हो गई, जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है। तो ये एक प्रकार की आपदा है, लेकिन किसके कारण आई हुई है, ये मानवों के द्वारा ही निर्मित है। और दोस्तों, जल्द ही मैं कोरोना के एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ और हम लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कोरोना के सॉल्व करने वाले हैं। और लगभग 1-2 दिन में वह मेरी जो वीडियो रहेगी वो आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा। हम पूरा का पूरा जो कोरोना है हम एक ही लेक्चर में एमसीक्यूज के माध्यम से उसको कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं
कि वायुमंडलीय आपदा में चक्रवात जो है वो सबसे घातक होते हैं और यह वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ये कैसे क्षेत्र होते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, इसी कारण वहां पर निम्न वायुदाब का या लो प्रेशर बेल्ट जो है वो बन जाता है। और यहाँ पर ही क्या है, बढ़ते वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जितना भी ये जो यहाँ पर हवाएं होंगी वो कैसे जाएंगी, हम जानते हैं कि हमारे ये प्रकृति का नियम ही है, जो जिसका तापमान उच्च होता है वो निम्न वायुदाब की ओर और निम्न वायुदाब होता है वो उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर जाता है। ये हमारे साइंस का क्या है, एक बेस है या बेसिक है ये कि हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र की पवन उच्च वायुदाब की ओर और उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो यही है कि यहाँ पर क्या है, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है पृथ्वी के विषुवतीय रेखा या बीच वाले भाग पर, और यहाँ की जो जलवायु होती है, यहाँ की जो वायु होती है वो कैसी होती है, निम्न वायु होती है। और निम्न वायु ही क्या होती है, ऊपर जाते या क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। अब होगा क्या यहाँ पर, इसकी हमें डायरेक्शन के बारे में देखना है या हमें इसकी गति के बारे में देखना है कि इसकी दिशा। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप जो है वो लगातार हमारे पीडीएफ को आप देखते जाइए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप बना हुआ है वैशाली दुबे पीडीएफ, दोस्तों आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहां पर डाल देती हूँ, जिसके कारण ऐसे लोग हैं जो नोट्स बनाते जा रहे हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, और कभी कभी इंग्लिश मीडियम वालों को कंटेंट नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो मैं भी जानती हूँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ नहीं होती है। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी में अच्छे होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो वहां से पीडीएफ ले लें, डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स जो है वो बनाते जाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखते भी जाएं, मैं समझा रही हूँ तो समझते जाएं। देखिए दोस्तों, तो हमारी जो डायरेक्शन होती है ये चक्रवात की, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब जैसे ही ये जो लो प्रेशर बेल्ट वाले क्षेत्र से ही ये जो जितनी भी पवनें होंगी वो ऊपर की ओर बढ़ेंगी, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वो अनुकूल होती है, और उसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ की जो कंडीशन होती है वो कैसा होता है कि यदि आप बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। कैसी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है। और जबकि यदि हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों आप ऐसे याद रखिए, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, साउथ। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पर हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर जो होगी वो हमारी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है कि काउंटर क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है कि कैसी होती है, हमारी अनुकूल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो साथ ही साथ इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार या फिर अंडाकार अथवा भी के समान होती है। यदि आप इस इमेज में बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा आपको ये अंडाकार आकृति दिख रही होगी कि किस प्रकार से, देखिए ये आप ये सेंटर पे देखेंगे तो किस प्रकार से ये जो चक्रवात आते हैं और उसका जो केंद्र होता है वो या तो भी अक्षर के समान, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इसकी जो इमेज होती है या इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार या अंडाकार होती है, ओवल शेप में होती है। और यहाँ पर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा चक्रवात है वो मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर चक्रवात आते हैं दोस्तों वहां पर ये तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाता है। और साइक्लोन आने से ही होता क्या है दोस्तों कि यदि चक्रवात आ गया है तो वहां पर जो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके प्रकारों को बांटा गया है। तो चक्रवात के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवातों के प्रकार में एक प्रकार होता है
पोलर साइक्लोन या ध्रुवीय चक्रवात। यहाँ पर हम 3-3 नंबर के हिसाब से भी यहाँ पे कवर करेंगे। यदि कभी आपको 3 मार्क में आ जाता है कि पोलर साइक्लोन या ध्रुवीय चक्रवात के बारे में बताना है, तो दोस्तों आपको इतना मैटर सफिशिएंट है, आपको ये 3 नंबर में लिखने के हिसाब से काफी है कि यदि आपको आता है पोलर साइक्लोन तो आपको क्या लिखना है कि देखिए दोस्तों, चूंकि ये पोल्स पर आएंगे इसी कारण इन्हें पोलर कहा जाता है, ये पोलर साइक्लोन होते हैं। साथ ही साथ ये ध्रुवीय भंवर के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका जो रेंज होती है या इनका जो परास होती है वो कितनी होती है, तो 1000 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं पोलर साइक्लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो चक्रवात होते हैं वो सर्दियों में मजबूत और गर्मियों में कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब कि हम जानते हैं पोल्स, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, पोलर साइक्लोन, और पोल्स पर आने के कारण दोस्तों यदि जब हम बात करेंगे ऐसे चक्रवात जब पोल्स पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी हुई है और यहाँ पर ही क्या होती है, ठंड ज्यादा होती है, या इन्हें शीतोष्ण चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है या पोलर साइक्लोन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये कैसे, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अब पोल्स की बात कर रहे हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्थन गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी इनकी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होगी इनकी क्लॉकवाइज। मतलब कि कैसे क्या कह रहे हैं हम कि घड़ी की सुई के दिशा के या ये क्या होंगे, विपरीत होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे, ये घड़ी की सुई की दिशा में ही चलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो आकृति होती है या इनका जो रेंज होता है, तो घूर्णन होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चक्रवात है दोस्तों वो है अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात या इंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं या बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो चक्रवातों पर काम कर रहे थे और इन्होंने उनके द्वारा ये कहा गया कि अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम क्या नाम दें, क्या नाम दें। इन द सेंस ये हुआ दोस्तों, क्योंकि ये इस प्रकार के चक्रवात होते हैं जैसा कि आप अभी देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा और 50वीं समानांतर रेखा के बीच में होते हैं। और जैसे ही ये क्या कह रहे हैं कि चूंकि देखो, ये सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्हें संकर या फिर हाइब्रिड साइक्लोन्स भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा और 50वीं समानांतर रेखा के बीच में होते हैं। तो दोस्तों हम कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि ये जो चक्रवात होंगे वो कैसे होंगे कि ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पाई जाती है। और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही है और साथ ही साथ यहाँ पर 50वीं समानांतर रेखा, तो यहाँ पर हम 0 से काउंट करेंगे तो लगभग यहाँ पर आएगी हमारी 50वीं समानांतर रेखा और इसके बीच में ही पाए जाते हैं कौन से चक्रवात, अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है। पूरा का पूरा इस बेल्ट में, बीच वाले बेल्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि क्या होता है, ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है या बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं कि उष्ण या फिर ट्रॉपिकल वाला जोन है और इस कारण से यहाँ पर इसके जो कुछ लक्षण होते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जैसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जैसे होते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। सबसे पहले हम समझते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसा चक्रवात होता है जो भूमध्य रेखा और 50वीं समानांतर रेखा के बीच में आता है, ये हमें पता चला। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमने ये है कि हमारा भूमध्य रेखा और 50वीं समानांतर रेखा के बीच में ये चक्रवात है वो आता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत ही गर्मी वाला जो है वो जोन होता है, यहाँ पर है वो ट्रॉपिकल जोन है, ये बहुत ही गर्मी वाला जोन है। और साथ ही साथ यहाँ पर होता क्या है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जोन भी पाया जाता है। क्या पढ़ा, अंतः उष्णकटिबंधीय, कि यह अर्ध उष्णकटिबंधीय भी है, साथ ही साथ ये उष्णकटिबंधीय भी है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात पड़ गया है दोस्तों। और यहाँ पर जैसा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिड जोन्स के नाम से या हाइब्रिड साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है, जो किसके बिटवीन इक्वेटर एंड दी 15 पैरेलल लाइन के बीच में ये जो है वो पाया जाता है। और यदि हम बात करें पोलर साइक्लोन की, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है,
आप देख सकते हैं कि 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। साथ ही साथ इसका जो देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साथ ही साथ यदि हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कैसी हो जाती है उसकी एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये एक तीसरा प्रकार है चक्रवात का दोस्तों। यदि 3 नंबर में आता है तो आपको लिखना है कि कैसे लिखेंगे, आपका वो क्षेत्र कहाँ होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो विशेषता करके आप लिख सकते हैं। तो चक्रवातों के प्रकार में भी हम लास्ट में पूरा रिवाइज करेंगे। तो पहले हमने ध्रुवीय चक्रवात पोलर साइक्लोन के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ा, और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये तो ना तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ना ही ये ध्रुवीय चक्रवात है। अब है क्या भैया, ना ही ये ध्रुवीय है और ना ही उष्णकटिबंधीय है, तो है क्या दोस्तों, ये इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का चक्रवात होता है जो कि होता क्या है कि तापमान और हिम बिंदु में ये अग्रांत तथा समानांतर ढाल में जुड़ी हुई होती है। मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखिए हम सभी जानते हैं कि एक क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक हमारा क्या होता है एक टेम्परेचर पॉइंट होता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ऐसे चक्रवात, चूंकि चक्रवात आते कहाँ है, तो अभी हमने देखा कि जो चक्रवात है एक ऐसी घुमावदार स्थिति होती है या एक ऐसी विशेष प्रकार की स्थिति होती है जब ठंडी जलवायु गर्म होकर ऊपर उठती है और गर्म जलवायु ठंडी होकर नीचे आती है। तो इस प्रकार से विशेष प्रकार से एक जो जोन निर्धारित हो जाता है, एक जोन जो है वो बन जाता है, जहां पर होता क्या है कि संघनन होता है उस जगह का, और संघनन होने के कारण ही उस क्षेत्र की जो जलवायु स्थिति होती है या हम बोल सकते हैं समुद्र में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जहां पर गोल भंवर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार से है वो या तो क्या होगा एंटी क्लॉक, या तो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, या तो फिर कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो एक ऐसा चक्रवात होता है जहां पर तापमान और हिम बिंदु कैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं या समान होते हैं। साथ ही साथ इन्हें बरोक्लिनिक क्षेत्र कहा जाता है, या बरोक्लिनिक क्षेत्र ये कैसे होते हैं कि ये समान होते हैं, इसी कारण इन्हें एक समान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की या ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक ऐसा साइक्लोन होता है जो लो प्रेशर में आता है। अभी अभी हमने देखा था कि ये जो चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न तब होती है जब जहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो ज्यादा वर्षा करती है, ज्यादातर तूफान लेके आती है, साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा आती हैं जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। अब होता क्या है ऐसे चक्रवातों में दोस्तों, आप देख लीजिए कि ऐसे चक्रवातों में ये हमारा विषुवतीय रेखा वाला क्षेत्र था और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहीं पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है ठंडी जलवायु है, और ठंडी जलवायु ही क्या होती है कि ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी जलवायु जब क्या कर जाती है ऊपर से आने वाली ठंडी जलवायु से मिलती है तो पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी वाष्प बन जाती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पवनें हैं, जितनी भी यहाँ से जो पवनें निकल रही हैं वो कैसी हो गई हैं, वाष्पित हो गई हैं, और यहाँ पे वेपोरेशन हो गया है उनका। और इस प्रकार से ऐसे चक्रवात जब आते हैं तो बहुत ज्यादा तूफान लेकर आते हैं, और पूरा का पूरा हम इसे कह सकते हैं कि यूरोप वाला क्षेत्र हो गया, या फिर आगे अभी हम देखेंगे कि हमारा जो एशिया वाला क्षेत्र है जहां पर जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, हमारा ये पूर्वी घाट हो गया भारत का, यहाँ पर चक्रवात ज्यादा क्यों आते हैं आज आपको ये चीज भी पता चलेगी। साथ ही साथ हम बोल रहे हैं इसकी जो रेंज होती है वो 32 किलोमीटर पर घंटे से लेकर 120 किलोमीटर पर घंटे होती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो चक्रवात है वो किस प्रकार का चक्रवात होता होगा कि इसकी रेंज देखिए आप 32 किलोमीटर पर आवर से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि कैसे होते हैं कि यहाँ पर
पूरा का पूरा जो चक्रवात है ये गर्मी पैदा करता है या गर्म क्षेत्रों में आता है, जहां पर पूरे का पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा इस पर प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, अगला चक्रवात है ये मेसोस्केल चक्रवात या मेसोस्केल साइक्लोन होता है। ये क्यों है दोस्तों, ये आता कहाँ पर है, तो ये आता ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर तूफान आते रहते हैं, या फिर जहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ इसकी जो रेंज होती है वो 2 किलोमीटर से लेकर कितना, मतलब 2 किलोमीटर से लगभग 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये चक्रवात एक तूफान की तरह आता है। वैसे चक्रवात तो तूफान की तरह आता ही है, लेकिन ये जो चक्रवात होगा ये कुछ ऐसे चक्रवात होते हैं जो सिर्फ जल में आते हैं, और कुछ ऐसे चक्रवात होते हैं जल और स्थल दोनों पर आते हैं। तो मेसोस्केल चक्रवात होता है ये जल और थल दोनों पर आता है, और एक प्रकार का, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जल में आए, ये थल पर भी आता है, और एक प्रकार की ये तूफान के रूप में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेसोस्केल जो साइक्लोन है वो कैसा है। ये सिर्फ जो है वो जल पर या समुद्र में ही नहीं आता, ये कैसा होता है, ये थल पर भी आता है, या हमारे जो पूरा का पूरा जो स्थल है उस पर भी आता है। नेक्स्ट यदि हम चक्रवात की बात करें तो वो है ध्रुवीय कम चक्रवात, और वही बात होगी कि ध्रुवीय कम चक्रवात है ये एक प्रकार का मेसोस्केल मौसम प्रणाली का ही या मेसोस्केल साइक्लोन का ही एक भाग होता है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, हम अभी ध्रुवीय कम की बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने ध्रुवीय चक्रवात की बात की थी। तो दोस्तों हमने ध्रुवीय चक्रवात देखा था कि ध्रुवीय चक्रवात है या पोलर साइक्लोन है वो सिर्फ पोल्स पर आता है। अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि ऐसा साइक्लोन जो कैसा आता है, कम दबाव वाले क्षेत्र पर आता है और अधिकतर पोल्स पर आता है जहां पर ठंडा मौसम होता है। लेकिन ध्रुवीय कम चक्रवात कैसा होता है, ये तो कॉमन सी चीज हो गई कि वहां का जो वायु दाब रहेगा वो कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर बेल्ट होगा, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि ये थल पर भी आता है और जल पर भी आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय कम चक्रवात मेसोस्केल चक्रवात का ही एक भाग है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ध्रुवीय कम छोटे पैमाने पर कम समय तक जीवित कम दबाव प्रणाली है। यह जो दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मुख्य ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह आमतौर पर समानांतर पैमाने पर कम दिखाई देती है, 1 या 2 दिन से ज्यादा ये जीवित नहीं रह पाती है। इसका मतलब यही हम कह रहे हैं कि ये किसका पार्ट है, कि दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर क्लास ऑफ द मेसोस्केल वेदर सिस्टम। कि पोलर लो जो साइक्लोन है वो किसका पार्ट है, मेसोस्केल वेदर सिस्टम का ही ये क्या है, पार्ट है। और हम ये जानते हैं कि ये जो पोलर की बात हो रही है तो ये स्मॉल स्केल वाला पूरा का पूरा एरिया है जो कि कैसा होता है, लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम का ही एक भाग है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि अगला क्या है, तो हम देख रहे हैं कि चक्रवातों के प्रकार में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों की चक्रवातों का हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे चक्रवात हैं जो भारत में आए हुए हैं। और इन्हें मैंने IMP इसीलिए कहा है क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनती ही है कि यदि क्वेश्चन आ गया, देखिए 2016 का ही है कि चक्रवात रोवानु कहाँ का था और चक्रवात रोवानु कब आया या इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब हमारा मेंस का सिलेबस भी चेंज हो चुका है दोस्तों, और आपदा प्रबंधन अब तो प्रीलिम्स का भी भाग हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं और जा रहे हैं कि मुझे ये सब क्या पढ़ने की जरूरत है, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप रुकिए, आप ये पूरा का पूरा चक्रवात एक साइड रख लीजिए और चक्रवात कौन कौन से आए हैं आप उसको एक साइड रख लीजिए, ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे चक्रवातों को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ आप मेरा PDF यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वैशाली दुबे PDF, वहां से जाकर ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि चक्रवात रोवानु क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये चक्रवात रोवानु है जो वो आया कब था, तो 15 मई वर्ष 2016 को बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और इसके द्वारा पूरा का पूरा जो हमारा दक्षिण भारतीय क्षेत्र है कि तमिलनाडु, उड़ीसा,
बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न क्या था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात था। और जो कि कहाँ आया है, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो पूर्वी घाट है, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, ये बहुत ज्यादा चक्रवातों से प्रभावित एरियाज हैं। यहाँ पर चक्रवात हैं वो लगातार आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि सागरीय स्थिति है और यहाँ पर एक प्रकार का लो प्रेशर बेल्ट उत्पन्न होता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि देखिए दोस्तों, तो जो 2016 को जो चक्रवात आया हुआ है, लगभग उससे ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 15 दिनों तक आया था और 120 लोगों की इससे मृत्यु हो गई थी। और ये आया कहाँ पर है, तो हमारा बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा का पूरा यह एरिया जो है उससे प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर चक्रवात वर्दा। तो दोस्तों यह भी 2016 में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया था, लेकिन ये डेट याद रखनी है 12 दिसंबर। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप छोटी सी एक ट्रिक या फिर सोच सकते हैं वर्दा, और यहाँ पर हम 12 बोल रहे हैं, तो 12 बोल रहे हैं तो 12 वर्दा, मतलब कि 12 दिसंबर को ही वर्दा आया था 2016 में, बंगाल की खाड़ी में आया है। और इसके द्वारा प्रभावित क्षेत्र क्या है, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, और इसका नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया है दोस्तों। किस नाम पर, किसके द्वारा दिया गया है वर्दा, पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, क्योंकि वर्दा का शाब्दिक अर्थ होता है लाल गुलाब। दोस्तों वर्दा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लाल गुलाब। इसी कारण पाकिस्तान के द्वारा ये जो वर्दा शब्द है वो लाल गुलाब को देखते हुए किया गया है। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है, 2015 में आप प्री में देखेंगे तो आया है कि चक्रवात हुदहुद। यदि जो लोग केबीसी भी देखते हैं तो केबीसी का भी ये क्वेश्चन है कि चक्रवात हुदहुद कहाँ का भाग है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 अक्टूबर 2014 को हम कब की बात कर रहे हैं, तो 12 अक्टूबर 2014 की बात कर रहे हैं, और हिंद महासागर में ही आया हुआ था हुदहुद। और ऐसे ही देखिए, या कैसे याद रखें, हिंद महासागर है और ये क्या है, हुदहुद है, तो हिंद महासागर में हुदहुद आया था। कब आया था, 2014 में आया था। और हमने बात की थी वर्दा की, तो वर्दा आया था 12 दिसंबर को 2016 में। रोआनु कब आया था, तो रोआनु भी कब आया था, 2016 में, 15 मई 2016 को आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। और हुदहुद कहाँ आया है, हिंद महासागर में आया है, 12 अक्टूबर को आया है। और इससे प्रभावित क्षेत्र क्या था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट से टकराया था, और हुदहुद चक्रवात के कारण ही बहुत सारे लोग जो थे वो लापता हो गए थे। और एक प्रकार का ये जो है वो चक्रवात बहुत बड़े पैमाने पर आया था, और इसका नाम ओमान देश के द्वारा एक चिड़िया के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखते जाइए आप लोग कि इसका जो नाम है वो किसके द्वारा रखा गया है, ओमान देश के द्वारा रखा गया है, और एक चिड़िया के नाम पर रखा गया है। और इसकी जो गति थी, मैंने अभी अभी कहा कि बहुत ज्यादा थी, लगभग इसकी जो गति थी वो, इसकी जो रेंज थी वो क्या थी कि 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से मानी गई थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र था, हमारा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, सर्वाधिक इससे प्रभावित हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, जो रोआनु साइक्लोन के बारे में पढ़ा, जो कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया हुआ था। इससे कौन कौन से इफेक्ट हुआ था, रीजन, तो हम देख रहे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बांग्लादेश हुआ था। और साथ ही साथ हमने अभी वर्दा के बारे में पढ़ा, तो 12 दिसंबर को आया है ये। और 12 दिसंबर दोस्तों 12 ही बोलिए, क्योंकि 12 से वर्दा याद आ रहा है, और 12 दिसंबर 2016 को ही साइक्लोन वर्दा आता है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल में ही आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो है पूरा का पूरा प्रभावित होता है। और इसका जो नाम है वो पाकिस्तान के द्वारा रेड रोज या लाल गुलाब के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन हुदहुद, तो ये भी कब आया है, 12 अक्टूबर 2014 को आया है, और इसका नाम ओमान के द्वारा रखा गया है, एक चिड़िया के नाम पर। नेक्स्ट हमारा चक्रवात है नीलोफर। क्या है, नीलोफर नामक एक चक्रवात है, और ये कब आया है, 2014 में आया है। ये भी दक्षिण हिंद महासागर का है। जो इसकी जो गति थी, ये देखिए 12 अक्टूबर को क्या आ गया है हमारा,
12 अक्टूबर को क्या आया दोस्तों? 12 अक्टूबर 2014 को हमारा हुदहुद। और उसी प्रकार अक्टूबर में मतलब ऐसा माना जाता है कि 4-5 दिन बाद ही लगभग जो है अक्टूबर में ही अक्टूबर 2014 में ही नीलोफर आ गया था। लेकिन इसकी जो रेंज थी या इसकी जो स्पीड थी वो किससे हुदहुद से कम थी। और इस चक्रवात का जो नाम है वो भी पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। और इस चक्रवात से, इस साइक्लोन से हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट हमारा चक्रवात है चक्रवात नीलम। नीलम साइक्लोन है, ये उत्तरी हिंद महासागर में आया है, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में आया था नीलोफर और हिंद महासागर में आया था हुदहुद। तो हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा हुदहुद, कहाँ आया था? हिंद महासागर में आया था। फिर हमने पढ़ा नीलोफर। नीलोफर कहाँ आया था? ये भी हिंद महासागर में आया है, लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में आया है। अब हम बात कर रहे हैं नीलम की। तो नीलम कहाँ पर? नीलम कहाँ पर? उत्तरी हिंद महासागर में आया है। और 28 अक्टूबर को ये भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र हुआ था। और जहां पर ये ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा हमारा भारत, और यहाँ पर ये क्या है? श्रीलंका है। तो ये जो श्रीलंका वाले क्षेत्र में ही देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ गया हुदहुद, और हुदहुद के ही बाद आता है यहाँ पर नीलोफर, और नीलोफर की बाद यदि हम बात करें तो नीलम की। तो यहाँ पे तीनों चीजें हमें याद रखनी है, हुदहुद, नीलोफर और नीलम। और तीनों के तीनों चक्रवात कहाँ पर आए? हिंद महासागर में आए। कब आए? अक्टूबर 2014 को आए हैं। प्रभावित तो सबसे ज्यादा एरिया जो रहा है या क्षेत्र है वो कौन सा है? तो हमारा पूरा का पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम क्षेत्र रहा है। लेकिन चक्रवात नीलम जो है ये कैसा था कि कम स्पीड के साथ आया हुआ था, और इससे जो हानि हुई थी लगभग कम हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें चक्रवात नानोक की। तो चक्रवात नानोक दोस्तों, इसका नाम जैसे कि नानोक है तो ये किसके द्वारा रखा गया, ये पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों रखा गया था, म्यांमार के द्वारा रखा गया था इसका नाम नानोक। और ये आया है कब? तो 9 से लेकर 15 जून 2014 तक आया है। और इसके कारण अरब सागर, दोस्तों हम बात कर रहे हैं काय की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अरब सागर की। तो इसके कारण जो क्षेत्र है वो कौन सा? अरब सागरीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहा था और ओमान के तट की तरफ थी। ये देखिए दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ पर ये ओमान देश है हमारा, और ओमान देश ये जो पश्चिमी एशिया वाला देश है ये ओमान कंट्री, और ओमान देश की ही सहायता से हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील में एक तेल या ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान देश के सहयोग से 2011 में। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह ने ही यहाँ पर क्या किया था? इसका शिलान्यास किया था, इनॉग्रेशन किया था दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश के सागर में है। तो ये हमारा एमपी का एक क्वेश्चन है, कवर हो गया। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब पूरे सही तरीके से इसने कब काम करना प्रारंभ किया? तो 2011 में किया था। मनमोहन सिंह जी जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे सागर में। तो नेक्स्ट हम बात करें थे दोस्तों नानोक की। तो नानोक का नाम किसने रख दिया था? म्यांमार ने रख दिया था, 2014 में ही आया था। और इससे प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र था वो क्या था? ओमान। और ये आया कहाँ पर था? ओमान। लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे भारत पे भी पड़ा था, और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा राजस्थान और गुजरात, उस पर भी इसका प्रभाव देखा गया। तो 2 मिनट में हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रोआनु। तो रोआनु जो चक्रवात के बारे में हमने देखा था कि रोआनु जो चक्रवात है वो कब आया है? तो 2016 को आया है, मई 2016 को आया है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला क्षेत्र प्रभावित हुआ था। फिर हमने देखा था वर्धा भी 2016 को आया था, और इससे बंगाल की खाड़ी में आया था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र प्रभावित हुए थे, और इसका नाम वर्धा पाकिस्तान ने रखा था एक लाल गुलाब के नाम पर। फिर हमने देखा था हुदहुद। तो हमने हुदहुद से क्या याद रखा था हमने कि हुदहुद जो है वो 12 अक्टूबर को आया हुआ था, हिंद महासागर में आया था हुदहुद। साथ ही साथ इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो कौन सा था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम था। इसका नाम किसने रखा है? ओमान देश ने रखा, एक चिड़िया के नाम पर रखा था। इसके आगे ही हमने हुदहुद के बाद हमने पढ़ा था नीलोफर, और नीलोफर के बाद पढ़ा था हमने नीलम, जो कि दोनों के दोनों कहाँ आए थे? एक दक्षिणी हिंद महासागर में और एक उत्तरी हिंद महासागर में आए थे।
और इनका नाम जो है वो किसके द्वारा, ओमान के द्वारा ही रखा गया था। और चक्रवात नानुक है, उसका नाम भी ओमान देश के द्वारा रखा गया है। इसका नाम जो है वो म्यांमार देश के द्वारा रखा गया है, लेकिन आया कहाँ था, ओमान में, और नाम किसने रखा है, म्यांमार ने। नानुक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला जो हमारा चक्रवात है वो है हमारा नियोगी गुरी। तो देखते हैं दोस्तों कि ये कौन सा चक्रवात है, कि नियोगुरी जो चक्रवात है, नियोगुरी ये कहाँ पर आया है। तो नियोगिरी चक्रवात ये आया है 2014 में। तो अब देखिए दोस्तों 2014 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर लगातार साइक्लोन जो है वो आते जा रहे हैं। हम सबसे पहले जून में आया, फिर जुलाई में भी देखिए यहाँ पे जुलाई में भी आ गया है। और ये जो है चक्रवात ये जापान के ओकिनावा द्वीप समूह से लगभग कितने स्पीड के साथ, 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आया था। कौन सा, न्यूगिरी जो चक्रवात है वो आया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम हो जाता है, जो कि कहाँ आया है, जापान में। अब आप कहेंगे कि जापान का और हमारा भारत का क्या संबंध है दोस्तों। जो चक्रवात एक ये इस प्रकार से चक्रवात आया था कि जैसे ओमान में चक्रवात आया है और पूरा का पूरा उसका जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ रहा था, नोनोकी का यहाँ पर हमारे गुजरात के तट पर पड़ रहा था, वैसे ही इस चक्रवात का जो प्रभाव है वो भी भारत पर पड़ा था और अधिकांश जो क्षेत्र थे वो उड़ीसा का प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं कि टाइफून हैयान कहाँ आया था। टाइफून हैयान आया था दोस्तों फिलीपींस में। फिलीपींस का ही एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो नाम है हैयान, ये कहाँ आया है, तो 3 से 11 नवंबर 2013 को आया है हैयान नामक साइक्लोन, जो कि इसका नाम है ये फिलीपींस में योलोडा के नाम पर दिया गया है। और योलांडा ये क्या है, योलांडा दोस्तों यहाँ पर फिलीपींस में ऐसा माना जाता है कि योलांडा भी एक प्रकार का यहाँ पर चक्रवात है, जो कि नाम किसने दिया गया है, क्योंकि ये जो हैयान है ये आया कहाँ पर था हमारा, तो ये आया था दक्षिणी चीन महासागर में आया था, या दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया हुआ क्षेत्र था। और देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रशांत महासागर, हम जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में यदि हम बात करें उत्तरी पश्चिमी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर ही आया हुआ था। कौन सा टाइफून, तो इसका नाम है हैयान। अब हम यहाँ पर टाइफून कह रहे हैं और यहाँ पर साइक्लोन। दोस्तों ये इस प्रकार का चक्रवात था या इस प्रकार का साइक्लोन था जो कि सर्वाधिक स्पीड के साथ आया था। और ऐसा माना जाता है कि इससे लाखों लोग, चाहे वो पूरा का पूरा फिलीपींस के हों, वियतनाम के हों, हमारी एशिया के ही माइक्रो एशिया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा थाईलैंड आ गया, हमारा वियतनाम आ गया, हमारा लाओस आ गया, म्यांमार आ गया, और साथ ही साथ हमारा पूर्वी तटीय भारतीय क्षेत्र आ गया, ये प्रभावित हुए थे। और ये दक्षिणी चीन महासागर में और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया हुआ एक टाइफून था, जिसकी स्पीड दोस्तों हम देख सकते हैं कि 230 किलोमीटर पर घंटे के साथ ही 315 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और जो कि बहुत ही घातक थी। तो हमने ये जो जितने भी चक्रवात पड़े हैं हमें ये याद रखनी एक एक करके। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टाइफून उसागी। टाइफून उसागी क्या है, तो उसागी दोस्तों एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खरगोश। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि खरगोश, तो आप बोलेंगे उसागी, तो वो कहेगा कि क्या है भैया, तो हम कह देना कि हमने याद रखा है कि उसागी है, ये हमारा एक टाइफून था जो कि आया था कहाँ पर दोस्तों, ये आया था हमारा पूरा का पूरा फिलीपींस वाला क्षेत्र है, ताइवान हो गया, चीन है, हांगकांग और मकाऊ, हमारा पूरा का पूरा जो पूर्वी एशिया वाला देश है वहां पर ही आया हुआ था। कौन सा, टाइफून उसागी। और इसका नाम किसने रखा है, तो उसागी नाम रखा है जापान ने, जिसका अर्थ क्या होता है, खरगोश। क्या होता है दोस्तों, खरगोश होता है। और आपको ये लग रहा होगा कि अब देखो याद, तो दोस्तों याद तो ऐसा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना होगा। कि आपको कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें रटना है, तो दोस्तों रटना नहीं है, आप 2 से 3 बार ही पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। कि जैसे कि अभी हमने 3 पढ़े थे, तो 3 के 3 हिंद महासागर में थे, कि हमने हुदहुद पढ़ा था, हमने नीलोफर पढ़ा था, हमने नीलम पढ़ा था हिंद महासागर में, वर्दा और हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में, तो रोवानू और ये वर्दा हमने कहाँ पढ़ा था, बंगाल में पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद में जैसे कि हम बात कर रहे हैं उसागी, तो ये उसागी नामक कहाँ आ गया, हमारा जापान ने इसका नाम रख दिया है। और आया कहाँ पर है ये हमारा
पूर्वी एशिया माइनर देशों में आ गया। तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। देखिए इसे क्या कहा गया है, सुपर टाइफून के नाम से भी जाना गया है। उसागी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये अलग से फैक्ट रख लीजिए, ये लिख लीजिएगा आप, याद रख लीजिएगा दिमाग में कि सुपर टाइफून किसे कहा गया है, टाइफून उसागी को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये एक ऐसा चक्रवात है दोस्तों जहां जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्योंकि इसने व्यापक पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाया था। रम्मासुन, ये ऐसा लग रहा होगा किसी राक्षस का नाम है, लेकिन ये राक्षस का नाम नहीं है दोस्तों, ये चक्रवात का ही नाम है, टाइफून रम्मासुन। और ये टाइफून रम्मासुन कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में आया था दोस्तों। और जुलाई 2014 में ही इसने तीसरे सप्ताह में ही लगभग 40,000 लोगों को क्या किया था, इस पर 40,000 लोगों को ही विस्थापित किया गया था। और इसे फिलीपींस में बादल का देवता या गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे क्या कहा है कि गॉड ऑफ थंडर कहा है, कहाँ पर, तो कहाँ कहा गया है, तो फिलीपींस में इसे कहा गया है। तो हमें चाहे वो सागी हो, चाहे हमें रमसान हो, तो हमें इन सब के बारे में दोस्तों याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ता है इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, तो हम सभी जानते हैं कि जान माल की हानि तो हर एक प्राकृतिक आपदा में होती ही होती है, साथ ही साथ हमारी फसल और खाद्य पूर्ति की समस्या हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाद्य पूर्ति का और चक्रवात का क्या संबंध है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि नारियल जैसे खाद्यान्न या हम नारियल या खड़ी वर्षा वाली फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, तो मौसम पर प्रभाव डालती हैं। और चक्रवात मौसम पर प्रभाव डालता है और मौसम के कारण ये फसलें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, जैसे कि केला हो गया, नारियल हो गया, ये दक्षिण भारत में ही पाए जाती हैं और दक्षिण भारत में ही लगभग चक्रवात साइक्लोन आते रहते हैं, तो इन फसलों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। हम जानते हैं कि केरल जो है वो सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है, रबड़ का उत्पादन ज्यादा करता, काजू का उत्पादन ज्यादा करता है। हम केरल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ केले सबसे ज्यादा होती है, नारियल सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। साथ ही साथ पूरा का पूरे यदि हम बात करें दक्षिण की ही बात करें तो यहाँ पर इलायची और पूरे के पूरे मसाले जो हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। और ऐसी ही जो खाद्यान्न फसलें हैं उन पर प्रभाव डालता है मौसम, और मौसम को प्रभावित करते हैं चक्रवात। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और फिर हम देख रहे हैं परिवहन एवं संचार की समस्या। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब चक्रवात आता है तो परिवहन की समस्या तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ हम थल की और स्थल की नहीं कर रहे हैं, हम बात दोनों की ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि ऐसे चक्रवात होते हैं जो कुछ हैं जो सिर्फ और सिर्फ जल पर आते हैं, लेकिन हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल और थल दोनों पर आते हैं। और ऐसे ही चक्रवात जो है वो परिवहनीय व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस जो है वो प्रभावित होता है। और हम देख रहे हैं कि इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो महामारियों का प्रकोप, तो WHO के द्वारा दोस्तों ऐसा माना गया था कि अभी 2019 में जो फैनी नामक चक्रवात आया हुआ था उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपने जैसे टीवी में भी ऐड देखी होगी या फैनी के बारे में भी अभी प्रीलिम्स के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, तो ये एक ऐसा चक्रवात था दोस्तों जिससे लाखों लोग जो हैं, या लाखों की बोल सकते हैं करोड़ों लोग ऐसे थे जो उड़ीसा के प्रभावित हुए थे, विस्थापित किए गए थे। और कुछ लोग जो चक्रवात के कारण नहीं मरे थे वो महामारी के कारण ज्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि जब चक्रवात होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है मलेरिया। एक मलेरिया जिसको हम नॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी ऐसे क्षेत्रों में चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर महामारियां हैं, पैचिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बीमारियां जो है वो सामान्य हो जाती हैं। साथ ही साथ यदि आपने न्यूज में देखा होगा तो आपने अभी से 15 दिन पहले की ही न्यूज होगी दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वो लगभग वहां पर 3700
पीलिया के मरीज पाए गए हैं दोस्तों। तो ये भी किसके कारण है? ये चक्रवात के कारण हम कह सकते हैं कि चूंकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारा पूरा का पूरा जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये किसे प्रभावित करता है? चक्रवात को प्रभावित करता है और यहाँ पर इसी कारण जो महामारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि नौ परिवहन के लिए आपदा हो जाती है, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक बहुत बड़ी, कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जो परिवहन होती हैं जो शिप्स के माध्यम से होती है, नौ परिवहन होता है कि डिजास्टर फॉर दी शिपिंग, यहाँ पर नौ परिवहन को ही बहुत बड़ा जनधन की हानि होती है या फिर आर्थिक दृष्टि से बहुत ही हानि होती है कि हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, हमें दूसरे देशों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है वो भी यहाँ पर कम मात्रा में हो पाता है। अब चक्रवात आपदा से कौन कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों? तो वृक्षारोपण, चाहे वो कोई भी आपदा आए आपको वृक्षारोपण तो लिखना ही लिखना है। 5 नंबर में आता है तो उपाय में आपका पहला यही आएगा कि चाहे तटीय क्षेत्र हो, चाहे स्थलीय क्षेत्र हो, चाहे उच्चावच वाला क्षेत्र हो, वहां पर आपको वृक्षारोपण करना ही करना है। तो आपको ये देखना है। फिर चक्रवात आश्रय का निर्माण वर्ष 1999 की सुपर साइक्लोन के पश्चात किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक हम बोल रहे हैं कि ये चक्रवात आश्रय है, इसका निर्माण 1999 में किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब चक्रवात आश्रय क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर चक्रवात आश्रय दोस्तों ये है कि चक्रवात से प्रभावित जितने भी जो क्षेत्र होते हैं तो वहां पर उनका पूरा का पूरा उनको इम्फेस्ड आफ्टर दी 1999 सुपर साइक्लोन। तो इसका मतलब यही हुआ कि चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए ही एक हमारी भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा एक दिल्ली में ही क्या बनाया गया है? चक्रवात आश्रय बनाया गया 1999 में ही। और ये कठिन कदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिनके लिए रहने के लिए घर ही नहीं बसते थे या कुछ भी नहीं था उनके पास, जैसा भी आपने उड़ीसा का देखा होगा फैनी। तो ऐसे ही चक्रवात आश्रय का निर्माण किया गया है कहाँ पर? 1999 में। ये दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट, चक्रवात प्रतिरोधी संरचनाओं का विकास करना, बाढ़ प्रबंधन और वनीकरण करना, मैग्रोव वनों का विकास करना। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मैग्रोव वन या सदाबहार वन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पे ही क्या पाए जाते हैं? मैग्रोव वन पाए जाती हैं। और जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां मैग्रोव वन होते हैं वहां पर चक्रवात आने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी चक्रवात आए तो सबसे पहले उसका एक सूचना यंत्र, जैसे सुनामी के लिए डार्ट प्रणाली बनी हुई थी, वैसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक अलग से ही हमें पता चल जाना चाहिए संकेतक के रूप में कि चक्रवात आने वाला है दोस्तों। और ऐसी ही प्रणाली अब आंध्र प्रदेश में 2000 हुदहुद के बाद 2014 में लगाई गई है दोस्तों। और अभी उस पर फिर भी काम चल रहा है क्योंकि ऐसा भी है क्योंकि बड़ी संख्या में या लगातार मात्रा में चक्रवात है वो इस क्षेत्र में प्रभावित होता रहता है। तो हमारे वैज्ञानिक उस पर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं कि 2014 में ही चक्रवातों को रोकने के लिए एक संकेतक यंत्र जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है दोस्तों। मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम चक्रवात के या पूरी की पूरी आपदा के एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें मैं जरूर डालूंगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8989920864 पर। और इसी के साथ दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। लेट्स क्रैक एमपीआई एग्जाम्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, वैशाली 10 है। हम कल पढ़ेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों, जहां पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सरकार का सहयोग कीजिएगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और हमारी हिस्ट्री की एक अलग से मैं एमसीक्यूज की एक सीरीज लेके आई हूँ, आप वो जरूर देखिएगा जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री, मतलब 500 एमसीक्यूज में मैं आपको 5000 फैक्ट बताने का प्रयास कर रही हूँ उसमें, कि हर एक क्वेश्चन का मैं लगभग 4 फैक्ट हर एक क्वेश्चन से अलग से बता रही हूँ। तो हम 500 फैक्ट में हम 5000 एमसीक्यूज 5000 क्वेश्चंस जो है वो करेंगे वहां पर। साथ ही साथ मेरा मध्यकालीन इतिहास के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप उसके नोट्स बनाते जाइए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचिए कि हमारी वैकेंसी नहीं आ रही है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, वैकेंसी आएगी ही आएगी और हमें पढ़ना तो है ही। यदि जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, डिप्टी कलेक्टर बनना होता है
या डीएसपी बनना होता है, उन्हें तपना भी उतना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे वो लॉकडाउन हो ना हो। एक बार प्री नहीं निकला, एक बार मेंस नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग समाज में एक ऐसे अवांछित प्राणियों के तौर पर हमें बीच बीच में क्या कर देते हैं, हमारा जो डायरेक्शन है वो अलग कर देते हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही याद रखिए कि कठिनाइयां आती हैं तो आने दीजिए, विघ्न बाधाएं आती हैं तो आने दीजिए। देखते हैं ये किस्मत भी हमें कब तक लड़खड़ाती है, किस्मत भी हमारी कब तक लड़खड़ाते हुए हमें परेशान करती है, लेकिन हम उस चींटी की भांति बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से चींटी से आपको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो कठिन परिश्रम के माध्यम से एक के बाद एक चढ़ती जाती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक के बाद हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को कवर करते रहना होगा, रिवीजन करते रहना होगा, नोट्स बनाते रहने होंगे। इसी के साथ दोस्तों सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।